जी, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्लास 2 की, क्योंकि जो हमने क्लास की थी उसमें मुझसे एक छोटी-सी गलती हो गई थी और वो ये गलती हुई थी कि मेरा जो माइक है वो ऑफ रह गया ओबीएस में और मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। ये मैं अब दोस्तों के लिए दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने वोकल्स दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं इसको दोबारा देख सकें, दोबारा सुन सकें, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। और जिन लोगों ने क्लास मिस की, जो हमारा दूसरा ग्रुप है जिनको हम क्लास नहीं दे रहे, वो भी इसको देख के उनको भी पता चल सके। तो इसमें हम 2 चीज़ें देख रहे हैं, नंबर 1 टेक्निकल, नंबर 2 फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स में हम देखने वाले हैं कि जो कैंडल स्टिक है, जैपनीज़ कैंडल स्टिक, वो कैसे फ़ॉर्म होती है, कैसे बनती है और उसके अहम पैटर्न जो हैं वो भी हम देखेंगे। दूसरी तरफ हम फंडामेंटल्स देख रहे हैं, फंडामेंटल्स में हम देखेंगे कि सेंट्रल बैंक है, उसका क्या रोल होता है, वो क्या काम करता है और उसके जो है फाइनेंशियली जो कंट्री को वो स्टेबल कैसे करता है। तो हम ये 2 चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी इसको मैं फ़िनिश कर सकूँ एक शॉर्ट वीडियो की शक्ल में। तो अब हम देखते हैं जी, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि ये टर्म्स हैं बुल और बेयर। बेसिकली ये बुल जो है ये एक बैल है, ये जब हमला करता है तो ये अपने प्रे यानी शिकार को नीचे से उठा के ऊपर की तरफ लेके जाता है, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट में बायर्स जो हैं वो मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएँगे। बुल को हम बायर कहेंगे और ये बायर्स होते हैं जो नीचे से मार्केट को उठाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड ये रीच है, बेयर क्या करता है कि अपने शिकार को यहाँ से पकड़ता है, ऊपर से अपने पंजों से और पंजों से पकड़ के नीचे की तरफ ले आता है। इनको हम सेलर्स कहेंगे और इस सेलर्स का क्या काम होता है कि मार्केट को ऊपर से नीचे लाने के लिए। ये चीज़ भी वही लिखी हुई है। अगर आप लोग कहेंगे तो ये जो क्या नाम है पावर पॉइंट है, ये मैं आपसे शेयर भी कर दूँगा। इन वेरी सिंपल, ये आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी पता होगा। क्लास में हमने बड़ी डिटेल में बात की, लेकिन क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग में इतनी डिटेल में बात नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी हो रहे थे। यहाँ पे मैं अकेला हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, बल्कि मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। तो ये बुल और बेयर है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम कहेंगे कि मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हम कहेंगे मार्केट बेरिश है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है जी, कैंडलस्टिक बनती कैसे है, कैंडलस्टिक को हम कैसे देख सकते हैं। बेसिकली चार्ट में बहुत सारे चार्ट की टाइप्स हैं, जैसे लाइन चार्ट है, बार चार्ट है और भी बहुत सारी। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके इसको देख भी सकते हैं और आपको ये नज़र भी आएगा। सॉरी, मेरे पास कोई प्रोफेशनल माइक नहीं है, आपको शायद आवाज़ें आ रही होंगी दूसरी, उसके लिए मैं पहले माजरत कर लेता हूँ। मैं एक सिंपल सी हैंड फ्री से ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट है कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए। देखें, जैसे हमने बुल और बेरिश की बात की, बुल और बेयर की बात की, यहाँ पे आप जो ग्रीन कैंडल है इसको आप बुल समझ लें और जो बेरिश कैंडल है, जो जिसको हम बेरिश कहेंगे, आप इसको बेयर समझ लें। बेरिश और बुलिश से आपको पता चल रहा है कि अगर ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर रेड कैंडल बनेगी तो मार्केट नीचे आएगी। इन वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये दोनों कैंडल्स बनती कैसे हैं? जो ये ग्रीन कैंडल है, जो बुलिश कैंडल है, वो नीचे से ओपन होती है, ये उसका ओपनिंग पॉइंट है और वो ऊपर जाके यहाँ पे अपना क्लोजिंग पॉइंट देती है। बेसिकली एक कैंडल में 4 चीज़ें अहम होती हैं। नंबर 1 है ओपन, नंबर 2 है क्लोज, नंबर 3 है हाई, नंबर 4 है लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है और ये लो है, ठीक है। ये 4 पॉइंट है। इसके अलावा 2 और पॉइंट होते हैं, वो ये होते हैं कि ये जो आपको एक लंबी सी ये नज़र आ रही है, एक पतली सी लाइन लेग, इसको कहा जाता है विक और शैडो, ठीक है। इसको विक और शैडो कहा जाता है और ये नीचे आके, यानी अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं तो ये नीचे आके अपना यहाँ पे लो पॉइंट बना रही है और ये ऊपर जाके अपना हाई पॉइंट बना रही है और जब मार्केट नीचे आके यहाँ पे अपनी क्लोजिंग देती है तो ये छोटी सी बारीक सी जो लाइन बनती है उसको विक और शैडो कहा जाता है। इस कैंडल में और इस कैंडल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जब कैंडल बनती है बेरिश, तो ये यहाँ से ओपन होती है, क्योंकि मार्केट को उसने नीचे लाना होता है। जैसे हमने बुल वर्सेस बेयर देखा, तो यहाँ से ओपन होके यहाँ पे क्लोज होती है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बेरिश कैंडल में भी सेम होती हैं।
यानी उसका भी हाई वही पॉइंट है, लो वही पॉइंट है, जस्ट ओपन एंड क्लोज डिफरेंट है, विक और शेडो सेम है, सारी चीज़ें बाकी सेम होती हैं। अब हम देखते हैं बॉडी को, बॉडी क्या है? जो उस कैंडल में ग्रीन और रेड को रिप्रेजेंट कर रही है और वो कदरे मोटी होती है, विड्थ में होती है बनिस्बत विक के, तो इसको हम कहते हैं बॉडी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ना आई तो मसला नहीं है, कमेंट करें, ज़रूर बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट में हमारे पास 5 कैंडल्स हैं। वो कौन-सी कैंडल्स हैं? ये 5 की 5 कैंडल जो हैं ये डोजी टाइप्स हैं, ठीक है? इनके नाम इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखते, लेकिन इनकी जो शेप्स हैं और जो इनका काम है व्हिच इज़ मैटर। आपने इनकी शेप्स और इनका काम याद रखना है, बाकी नामों में कुछ नहीं पड़ा, बस काम में पड़ा है। हमें इसका नाम आप रख दो शहज़ाद, ये फिर भी वही काम करेगी। नाम को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, आपने इम्पोर्टेंस देनी है काम को और इसके पॉइंट को। अब ये जो कैंडल है ये लॉन्ग लेग्ड कैंडल है, ये इंडिसीजन कैंडल है। इंडिसीजन कैंडल क्यों है? क्योंकि इसमें जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स भी हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, मार्केट नीचे आती है, नीचे लाने वाले कौन? सेलर्स। फिर यहाँ पे मार्केट जो है जब मार्केट आती है तब फिर बायर्स एंटर होता है और बायर्स ऑल द टॉप इसके हाई पॉइंट पे लेके चले जाते हैं। जब इसके हाई पॉइंट पे लेके जाते हैं तो फिर यहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं और मार्केट को फिर नीचे ले आते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये कैंडल में बायर्स और सेलर्स दोनों ही बराबर का जोर ताकत रखते हैं। तो इस तरह की जब कैंडल आपको टॉप पॉइंट पर मिले यहाँ पे और उसके बाद एक बेरिश कैंडल मिले तो आप उसमें एंटर होके अपनी एंट्री ले सकते हैं सेल की। इसी तरह अगर मार्केट नीचे आते हुए आपको यहाँ पे एक कैंडल मिले तो आप यहाँ पे अपनी बाय की एंट्री सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी कलर हो, ये क्या नाम है, ग्रीन हो, ये रेड हो, ये ब्लैक हो, ये व्हाइट हो, वट एवर कलर, कलर इज नॉट मैटर, शेप और काम और इसकी प्लेस, ये टॉप पर जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है या बॉटम पर जहाँ पे डिमांड होती है या सपोर्ट होती है, वहाँ पे बने तो ये बहुत अच्छा काम करती है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास है जी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनती है, यहाँ पे बनती है और उसके बाद मार्केट फिर रिवर्स हो जाती है ऊपर की तरफ। इसकी भी आप कंफर्मेशन कैसे लेंगे कि इससे नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल बने और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर। अब इसमें भी क्या है कि इसमें बायर्स एक्टिव होते हैं, कैसे मार्केट नीचे आ रही होती है सेलर्स पर और इस पॉइंट पर फिर बायर्स एंटर होकर मार्केट को ऑल द वे ऊपर लेके जाते हैं और अगली कैंडल भी बुलिश बनती है और जहां पे आप एंटर होके अपने आप को बुलिश ट्रेंड में ले जा सकते हैं। यही कैंडल को अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारे पास ग्रेव स्टोन डोजी बन जाएगी जो कि कबर का कतबा होता है उसी तरह, और ये ऑल द वे टॉप पर बनती है यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे बनेगी और उसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? अगली कैंडल बेरिश बने और यहाँ पे आप एंटर हो और एंटर होने के बाद नीचे मार्केट आ सकती है। इसके बाद क्लासिक है, ये भी टॉप और बॉटम पर नजर आए तो ये भी रिवर्सल पैटर्न होता है मार्केट में, और इसमें भी अगर आप नीचे देख रहे हैं तो बुलिश और अगर ऊपर देख रहे हैं तो बेरिश। फोरकास्ट डोजी जो है इसको मैंने बहुत कम देखा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इसको देखा नहीं है तो भी ये बेहतर होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चार्ट पर ये चारों कैंडल जो हैं इनको ढूंढना है और इनका काम देखना है, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस रहेगी। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी बता दिया है, वो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, चार्ट वगैरह भी शेयर कर रहे हैं, और इसमें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपने भी प्रैक्टिस करनी है ये चारों पांचों कैंडल्स की। अगर कोई क्वेश्चन हुआ मसला नहीं है, क्योंकि मैं 1 घंटा मुसलसल बोलता रहा हूँ और मैं अभी जल्दी से इसको फिनिश करना चाह रहा हूँ। अगर पॉइंट्स मिस हो रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ग्रुप में या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ बता दूँगा। क्योंकि यानी पहले 1 घंटा दिया और अब मैं पूरा 1 घंटा इसको नहीं दे सकता। मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो स्लाइड्स हैं इसको मैं आपको शेयर कर दूँगा ग्रुप में, ठीक है? अच्छा जी, डोजी टाइप्स हो चुकी हैं। डोजी टाइप्स के बाद हमारे पास आती हैं एक और टाइप्स। ये बेसिकली 4 कैंडल्स हैं, ठीक है। 2 कैंडल्स सेम जो है काम करेंगी, 2 टाइप्स ऑफ कैंडल्स, और फिर अगली 2 टाइप्स ऑफ कैंडल्स सेम काम करेंगी, बस इनका नाम डिफरेंट है, लेकिन काम सेम है। कैसे? ये हैंगिंग मैन और हैमर, ये 2 कैंडल्स हैं, ये हैंगिंग मैन है, ये हैमर है। अब शेप सेम है, बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से इनका नाम है। जैसे कि हैमर जो है वो जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो वो यहाँ पे बनता है और उसके बाद वो ऑल द वे ऊपर चली जाती है मार्केट। जबकि हैंगिंग मैन आप
आपकी रेजिस्टेंस के करीब बनता है, ये सपोर्ट के करीब बनता है हैमर, और ये हैंगिंग मैन कैंडल जो है ये आपके टॉप के करीब जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है वहां पे बनता है, और उसके बाद बेरिश कैंडल बनेगी मार्केट नीचे। इसी तरह जब नीचे आती हुई मार्केट हैमर होगी और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनेगी तो मार्केट इस तरह ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये था जी हैमर पैटर्न और ये था हैंगिंग मैन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर और ये जो हैमर है ये आपका सेम डाउन ट्रेंड में बनेगा, इस तरह मार्केट नीचे आती हुई डाउन ट्रेंड में बनेगा और उसके बाद मार्केट ऑल द वे ऊपर। तो सेम है, जस्ट उसको हैमर को उल्टा रख दिया तो मतलब काम वही है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे चलते हैं। आगे है जी शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर की सेम शक्ल है, लेकिन ये बनेगी आपके रेजिस्टेंस लेवल पर। जब ये रेजिस्टेंस लेवल पर बनेगी तो क्या होगा कि मार्केट उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनाएगी जहां पे आप एंटर होके नीचे को आ सकते हैं, और इसका जो एसएल है वो आप इस हैमर कैंडल के हाई पॉइंट के ऊपर रखेंगे, यानी शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर रखेंगे। ठीक है जी, ये पैटर्न भी हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास नेक्स्ट है जी इनगल्फिंग पैटर्न, जो कि इंतहाई पावरफुल पैटर्न है। अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो आप अपनी ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये दो तरह के पैटर्न हैं, एक है जी बुलिश एनगल्फिंग, एक है जी बेरिश एनगल्फिंग। क्योंकि हम बेसिक चीज़ों से शुरू कर रहे हैं, ये हमारी क्लास 2 थी, सेकंड क्लास थी, इसलिए मैं इसमें बहुत डीपली एनालिसिस नहीं कर रहा। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये सारी चीज़ें नोट कर लें। नोट करने के बाद अपने पास एक डायरी बनाएं और फिर आप चार्ट पर खुद प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अपने आप को मज़ीद डीप एनालिसिस में लेके जाते रहेंगे, मज़ीद इसमें जो कन्फर्मेशन है, जो पॉइंट्स हैं वो ऐड होते रहेंगे। ये 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न है, क्या होता है इसमें कि मार्केट इस तरह नीचे आ रही होती है और उसके बाद एक छोटी इंडिसीजन कैंडल बनती है जो कि हमने डोजी की शक्ल में देखी। जब इस तरह इंडिसीजन और छोटी कैंडल बनती है और उसके बाद फिर एक बुलिश कैंडल बनती है जो कि पिछली कैंडल को एनगल्फ अपने अंदर कर लेती है, बेसिकली उसको खा जाती है अगर हम अपने देसी लफ्ज़ों में कहें। तो उसके बाद वो एक बड़ी लंबी कैंडल बनती है और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये डाउन ट्रेंड को ये पैटर्न खत्म करता है और रिवर्स करके मार्केट को ऊपर लेके जाता है। मैंने जितनी कैंडल्स और जितने पैटर्न आपसे डिस्कस किए हैं वो सारे ही रिवर्सल है, मार्केट रिवर्सल पैटर्न है, और फिर इस तरह मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप ये देख सकते हैं कि ये सेम पैटर्न यहाँ पे बेरिश में क्या था कि एक बेरिश इंडिसीजन कैंडल बनी थी, जबकि मार्केट अप ट्रेंड में मार्कअप में होगी तो एक इंडिसीजन कैंडल बनेगी, उसके बाद एक लंबी कैंडल बनेगी जो पिछली कैंडल को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगी और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है एनगल्फिंग पैटर्न का, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में जब हम मज़ीद पैटर्न डिस्कस करेंगे, मज़ीद चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद देखेंगे विद कन्फर्मेशंस और मज़ीद इसमें पॉइंट्स ऐड करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि आपने पैटर्न चार्ट पर जाना है और ये पैटर्न ढूँढते हुए आपने बताना है अपनी जो बैक टेस्टिंग है उसमें कि ये कैसे काम किया और ये कितना अच्छा पैटर्न है। दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पैटर्न जिसको आपको ज़रूर आपको देखना चाहिए। अगर आपने एनगल्फिंग पैटर्न सीख लिया तो आप इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफ़िट बना सकेंगे। तो बेसिकली ये बहुत बेसिक्स हैं, अभी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है हमने, बहुत कुछ आगे जाके भी सीखना है। अब हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो पैटर्न है ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है। ठीक है, ये 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है, इसको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। ये इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार कैसे बनती है कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही होती है और आपको यहाँ 3 कैंडल्स मिलती हैं, एक अच्छी खासी बुलिश, फिर एक इंडिसीजन जो कि डोजी नुमा कैंडल हो सकती है और फिर उसके बाद बेरिश कैंडल। तो ये इवनिंग स्टार कहलाती है जो मार्केट को नीचे लेके जाती है, जो कि बेरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद मार्केट बेरिश जाती है। अब ये जो जितने भी पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, ये फेल भी हो सकते हैं, ये कोई भी चीज़ मार्केट में 100% नहीं होती, ये भी ज़हन में रखिएगा। इस तरह जब मार्केट नीचे आ रही होती है और एक लंबी बेरिश कैंडल बनती है, फिर इंडिसीजन कैंडल बनती है और फिर बुलिश कैंडल बनती है, तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। तो आप जो है चौथी कैंडल पर एंटर होके अपना एसएल जो है इस लोएस्ट पॉइंट
इस पैटर्न का लोएस्ट पॉइंट पे रख के तो आप अपनी ट्रेड को मैनेज करके अपना टीपी वगैरह डिज़ाइन करके ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड और यानी 3 कैंडल से बनने वाला पैटर्न था, जो कि इंतहाई पावरफुल पैटर्न है। बेसिकली मैंने आपके लोगों के लिए ये जो बेसिक वीडियो रखी थी, इसमें मैंने वही पैटर्न रखे हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिन पर मैं काम करता हूँ और जो मार्केट में काम करते हैं। मैंने कोई जैसे मारुबुजो कैंडल्स हैं, बाकी पिन बार, बहुत सारी कैंडल्स पैटर्न हैं, उन सबको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ जो मैं खुद यानी खुद चार्ट में देखता हूँ और खुद मैं उसको एनालाइज़ करता हूँ। तो ये हमारा टेक्निकल का पार्ट था जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश कर लिया। अब हमारा फंडामेंटल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ आप देख सकते हैं कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें कीजिए, ताकि ये जो नॉलेज है, रियल नॉलेज है, वो सब लोगों तक पहुँचे और मार्केट में अगर कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको हम रोक सकें। अब हम देखते हैं जी फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके लिए मेरी आप सबसे गुज़ारिश होगी कि अपने पास डायरी और पेन ज़रूर रखें और जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ उसको नोट कर लें, ठीक है? जी ये जो है सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है? सेंट्रल बैंक का काम होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना और मैनेज करना। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो सब सेंट्रल बैंक के हवाले किया होता है। तो सेंट्रल बैंक की एक कमेटी होती है जिसमें मेंबर्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं, वो ये मार्केट को देखते हुए उस कंट्री में यानी जीडीपी और बाकी सारे इंडिकेटर्स को देखते हुए वो एक पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी में और उस पॉलिसी को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है? तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसे बैंक अपनाता है इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। इकोनॉमी को स्टेबल रखने से मुराद है कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, मिसाल के तौर पे पेट्रोल है, खाना है और उसके बाद जितना भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी प्राइस स्टेबल रहे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक दफ़ा 115 का पेट्रोल था और देखते ही देखते वो 300 तक चला गया, तो वो प्राइस स्टेबल नहीं थी, कभी 240 हो रही थी, कभी 260 हो रही थी। यानी एक दिन प्राइस उसकी 240 थी, दूसरे दिन 280, तीसरे दिन वो 300 तक चला गया, तो ये प्राइस स्टेबल नहीं थी। तो जब प्राइस स्टेबल नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स स्टेबल नहीं होगी, तो उस कंट्री के हालात स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है? जब ऑयल बढ़ता है तो उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। ख़ाम माल जैसे मिट्टी का तेल है, डीज़ल है, ये जब चीज़ें ऊपर चली जाती हैं क्योंकि सारी जो चीज़ें चल रही होती हैं वो ऑयल बेस्ड ही होती हैं, ऑयल की कंज़म्पशन पर ही मशीनें मशीनें चल रही होती हैं, बाकी चीज़ें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से वह सारी चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं जिससे उस कंट्री के मनी को फ्लो को कंट्रोल किया जाए। मिसाल के तौर पे मार्केट में पैसा नहीं है, पैसे की सप्लाई कम है, तो बैंक ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिससे मार्केट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे वो प्रिंटिंग मनी करना शुरू कर दें, वो मनी की सप्लाई को बढ़ा देंगे, वो प्रिंट करना शुरू कर देंगे और मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो जो इन्वेस्टर हज़रात हैं, वो अपने पैसे मसलन मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो बैंक के पास रखेंगे और बैंक जो है उस पैसे के एवज़ उनको इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर देगा। तो इस तरह बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है कि पैसे की सप्लाई जो है वो कंट्रोल में रहे, ना ज़्यादा हो, ना कम हो, बैलेंस्ड रहे। अब हमारे पास अगला पॉइंट है सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक्शंस लेता है वो किन चीज़ों को देख कर लेता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है वो रिस्क इवेंट्स, न्यूज़ और डेटा को देखते हुए ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करता है या उसको ज़रूरत पड़े तो उसको चेंज भी कर सकता है। ये रिस्क इवेंट्स, न्यूज़ और डेटा क्या है, ये आप सबको पता है, मैंने क्लास में भी ऑलरेडी बता दिया था। ये बेसिकली क्या है, ये इंडिकेटर्स हैं जो हम मुख्तलिफ इकोनॉमिक कैलेंडर्स पर देखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं, इन्वेस्टिंग.com पे देखते हैं, एफएक्स स्ट्रीट पे देखते हैं और फाइनेंशियल जूस वगैरह जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब पे हम ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं।
अगर तो सारा डाटा अच्छा आ रहा होगा तो फिर बैंक को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो स्मूथली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करते हुए ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होगा। अब ये देखते हैं कि रिस्क इवेंट्स, न्यूज़ और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इंडिकेटर्स ये बेसिकली सेम चीज़ है, ये नाम 3 है लेकिन काम इनका सेम है। अच्छा जी, रिस्क इवेंट्स, न्यूज़ और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस कर सकता है, जिससे वो ये डिसीजन ले सकता है कि आया कि उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या कम करना है। इससे मुराद ये होता है, अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद मैं बोलता हूँ। अच्छा जी, अज़ान हो चुकी है। तो हम बात कर रहे थे कि सेंट्रल बैंक जो है वो इन रिस्क इवेंट्स को देखते हुए, इन डाटा को देखते हुए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज कर सकता है अगर उसे ज़रूरत पड़े। तो वो क्या चीज़ें चेंज कर सकता है? वो इंटरेस्ट रेट वग़ैरह को चेंज कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसको कम कर सकता है। तो आगे जो ये वाला पॉइंट है इसमें ये बात की गई है कि अगर सेंट्रल बैंक जो है वो इस डाटा को फ़ोकस कर रहा है तो हमने भी इसी डाटा को फ़ोकस करना है। ये डाटा जो है हमें ये बताता है कि किस कंट्री में स्ट्रेंथ है, किस कंट्री में स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे मेरे टीचर एक मिसाल देते हैं लायन वर्सेस गोट की, कि लायन जो है वो स्ट्रेंथन है और गोट जो है वो वीकनेस का शिकार है। तो लायन बकरी को एक झटके में मार सकता है, एक झटके में खा सकता है। तो वो डाटा हमें ये वाला डाटा बताता है कि भाई आप जो है अगर ये सारा डाटा मज़बूत आ रहा है तो वो कंट्री में स्ट्रेंथ है, वो करेंसी में स्ट्रेंथ है, और उसके अगेंस्ट अगर कोई दूसरी चीज़ है तो वो उसके अगेंस्ट अगर वो कमज़ोर आ रहा है उसका डाटा, तो वो बकरी है। जैसे कि आजकल गोल्ड जो है वो लायन है, वो शेर है, जबकि यूएस का डाटा बुरा आ रहा है पिछले 2-3 वीक से, तो वो इस टाइम बकरी बना हुआ है। ठीक है? तो हमने हमेशा शेर के साथ रहना है, और हमने अपनी एंट्री भी इसी हिसाब से डिज़ाइन करनी है। हमने हमेशा स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ रहना है। ये न्यूज़ रिस्क इवेंट्स हर महीने इकोनॉमिक कैलेंडर पर रिलीज़ होते हैं। इनमें से कुछ इवेंट्स मंथली हैं, कुछ वीकली हैं, कुछ क्वार्टरली भी होते हैं। तो अगर आप कोई भी डाटा देख रहे हैं, अगर वो मंथली देख रहे हैं, तो आपने प्रीवियस मंथ से उसका कंपैरिज़न करते हुए देखना है कि डाटा अच्छा है या बुरा है। इसी तरह अगर आप वीकली डाटा देख रहे हैं, तो आपने पिछले वीक के इंडिकेटर का अ, एक्चुअल डाटा देखकर ही अपनी ट्रेड को डिज़ाइन करना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो अब हम चलते हैं, हम जो कि हमारी नेक्स्ट आखिरी स्लाइड है, जिसमें हमने ये देखना है कि हमें ये सारी चीज़ें तो पता चल चुकी हैं, सेंट्रल बैंक का भी पता चल चुका है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल चीज़ों को सँभालता है। लेकिन हमने न्यूज़ को कैसे देखना है और हमें कैसे पता चलेगा कि हाइली इम्पैक्ट न्यूज़ कौन-सी है और कौन-सी नहीं? ये आपके पास ग्राफ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे शेयर भी कर दूँगा, ठीक है? कोई इतना बड़ा वो इश्यू नहीं है। लेकिन आपने ये देखना है, सबसे मेन टिप जो शायद मैं क्लास में भी बोल चुका था, सबसे मेन टिप ये है कि अगर फेडरल रिज़र्व या कोई भी सेंट्रल बैंक है, उसने किसी एक चीज़ पर फ़ोकस किया हुआ है, जैसे इन्फ्लेशन पर फ़ोकस किया हुआ है, तो जब सीपीआई का डाटा आएगा तो मार्केट अच्छी खासी हिलेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर उसने एम्प्लॉयमेंट पर फ़ोकस किया हुआ है, तो फिर आपका जो एनएफपी का डाटा है ये वाला, ये एक अच्छी खासी मूव दे सकता है। आप ये देख सकते हैं कि एनएफपी पे मार्केट इतनी हिलती है, एफओएमसी मीटिंग पे इतनी है, लेकिन ये कोई जो है ना ये 100% नहीं है, लेकिन ये मोस्टली ऐसा होता है, तो ये ग्राफ बना हुआ है जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा। हमने बेसिकली ये देखना है कि जो सेंट्रल बैंक है उसने किस इवेंट पर फ़ोकस किया हुआ है, सीपीआई पर, पीपीआई पर, सॉरी यानी इन्फ्लेशन पर, या उसने क्या नाम है एम्प्लॉयमेंट पर फ़ोकस किया हुआ है, तो हमने उस न्यूज़ को अच्छे से ट्रेड करना है। ये सारी चीज़ें भी वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हमें ये भी पता चल गया है कि हमने ये वाली न्यूज़ पे करें, लेकिन हमने उसकी मिसाल मैंने ये दी हुई है कि हमने या तो बेस्ट न्यूज़ ट्रेड करनी है, दिस इज़ बेस्ट न्यूज़। कैसे बेस्ट न्यूज़ है कि ये प्रीवियस से भी बहुत अच्छी है, प्रीवियस 0.8 है लेकिन ये 2 है, यानी कितना बड़ा डेविएशन है, जबकि इसकी फ़ोरकास्ट की जा रही थी 1.3%, लेकिन ये 7 यानी परसेंट इससे यहाँ पे भी ये बेहतर आया। तो दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़ जिसको हमने ट्रेड करना होता है। जबकि वर्स्ट न्यूज़ का सिनेरियो हमारे पास ये है कि प्रीवियस था 4.8%,
फिर उसके बाद फोरकास्ट की जा रही थी 4.7%, लेकिन जो डाटा आया वो इतना बुरा आया कि उस ये भी उससे मिस हो गया, ये भी मिस हो गया और ये भी मिस हो गया। तो हमने वर्स्ट डाटे को वीकनेस के लिए देखना है और बेस्ट डाटा को हमने स्ट्रेंथ के लिए देखना है। मार्केट ऊपर जाएगी, अगर वीक डाटा आएगा तो मार्केट नीचे जाएगी। तो यहाँ पे हम सेलर्स होंगे, यहाँ पे हम सेलर्स होंगे, यहाँ पे हम बायर्स होंगे। आई होप कि मैंने जो क्लास में सारी चीज़ें की थी वहाँ पे, क्योंकि 1 घंटा होता है, वो तो मैं आप यकीनन यहाँ पे नहीं कर सकाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड की। आई होप आप लोगों को सेम समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई कोई मसला नहीं है, ग्रुप अवेलेबल है क्लास वाला। उसके बाद ये कमेंट्स अवेलेबल हैं इस वीडियो के नीचे, प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं रिप्लाई करूंगा 100%। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।